हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इन्वेस्टर नया हो या पुराना, इन्वेस्टिंग करते समय या फिर पोर्टफोलियो बनाते समय गलतियां तो करता ही है। आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे पोर्टफोलियो बनाने के नियम या फिर पोर्टफोलियो बनाते समय होने वाली गलतियां भी कह सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जो भी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उसमें से कई पॉइंट आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपने सुने नहीं होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों, इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है या फिर पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें एक गलती कॉमन रहती है और वो है स्टॉक पिकिंग में गलती। इसमें पहली गलती ये होती है दोस्तों कि इन्वेस्टर किसी भी न्यूज के आधार पर स्टॉक को बाय करता है और ये सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, कई यूट्यूब चैनल या फिर कहीं और न्यूज चैनल पे आपको किसी एक स्टॉक के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। उसी के चलते आप इस एक अगर अच्छी न्यूज आती है तो उसमें आप पोजीशन बना लेते हो और कोई बुरी न्यूज आती है तो उसमें आप पोजीशन हल्की कर लेते हो। यही आपकी गलती होती है दोस्तों। अगर आपको पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनना है और नॉर्मल से अगर कोई छोटी मोटी अगर बैड न्यूज भी आती है तो उसके होने वाले इफेक्ट के ऊपर आपने ध्यान देना है। तुरंत ऐसी न्यूज पे चलते आपने कभी शेयर को बाय नहीं करना है और ऐसे ऐसे न्यूज के चलते आपने कभी उसमें सेल भी नहीं करना है। दोस्तों, न्यूज़ गुड हो या बैड, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले ये न्यूज़ मार्केट में फैल जाती है दोस्तों। इसमें एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, मार्केट आपसे एक कदम आगे ही रहेगा। अगर आपको आज न्यूज़ पता चली है तो मार्केट को ये न्यूज़ पहले से ही पता होती है। इसलिए कभी भी किसी न्यूज़ के चलते किसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन हल्की नहीं करना है और किसी के न्यूज़ के चलते आपने किसी के स्टॉक के अंदर पोजीशन भी नहीं बनाना है। क्योंकि इससे ये होता है, मार्केट को न्यूज़ पहले से पता होती है, इसके कारण मार्केट उसके ऊपर पहले से रिएक्ट हो जाता है और आप जो रिएक्ट करते हो वो बहुत लेट रिएक्ट करते हो और इसी के चलते आप फंस जाते हो। स्टॉक पिकिंग में अगली गलती होती है कि बड़े इन्वेस्टर की कॉपी करना। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी एक स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लेता है तो 1 या 2 दिन में वो बनाता नहीं है। उसको कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर वो अपनी पोजीशन बना लेता है। उस 6 महीने के अंदर वो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पता चल जाती है, लेकिन ये चीज़ हमें उस टाइम पे पता चलती है जब उसकी बाइंग कंप्लीट हो जाती है और वो खुद ब खुद उस न्यूज़ को बाहर फैलाने की कोशिश करते हैं। और जब ये न्यूज़ मार्केट में आ जाती है तब हम उसके अंदर बाय करने लगते हैं और उसी के चलते इस शेयर के अंदर अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। जब भी अपर सर्किट में शेयर रहता है तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को ये शेयर मिल जाता है और जब भी ऊपरी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और इसी के अंदर हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और बाद में वो शेयर वहां पर आके पहुंच जाता है जहां से उसने रन अप शुरू कर दिया था। तो एक गंदा ट्रैप होता है। जो बड़े इन्वेस्टर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जितना हमारा कैपेसिटी नहीं रहता या फिर हम उतना पेशेंस नहीं दिखा पाते दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अपने दूर ही रहना है। वो किस चीज की वजह से उसके अंदर स्टेक बना रहे हैं हमें पता नहीं होता। अगर वो किसी बैड न्यूज के चलते उन्होंने एग्जिट भी कर लिया तो वो भी हमें पता नहीं चलता नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले। तो ऐसे शेयर के अंदर अपने दूर रहना है, इसके अंदर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों जब तक आपको उस बिजनेस मॉडल पता नहीं चलता जिसके अंदर फंडामेंटल आपको अच्छे नहीं लगते। किसी भी न्यूज़ के चलते बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया इसलिए आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैप होता है दोस्तों। बड़े इन्वेस्टर की रिस्क कैपेबिलिटी अलग रहती है, हमारी रिस्क कैपेबिलिटी अलग रहती है। हम उस तरह से नहीं सोचते या फिर हम उस तरफ से नहीं इन्वेस्ट करते। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अलग रहती है। वो 2-2 3-3 साल अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं, उनके पास उतना फंडिंग रहता है। हमारे पास उतना फंडिंग नहीं रहता है कि उसके अंदर हम 2-2 3-3 साल के लिए बिना कोई रिटर्न के यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक से हमने दूर ही रहना है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो और भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। स्टॉक पिकिंग करते समय अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बिजनेस मॉडल अच्छा रखना है। कभी भी किसी भी न्यूज़ के चलते आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई बड़े इन्वेस्टर है इसलिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारा अगला पॉइंट है नंबर ऑफ स्टॉक। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखे। दोस्तों, हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई अपने पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक रखते हैं, कोई अपने पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक रखते हैं। लेकिन एक एवरेज बताने जाओ तो बहुत कम भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। पोर्टफोलियो बनाने से बहुत कम रखने से आपको एक फायदा हो जाता है कि आप सभी स्टॉक के अंदर आप अपना अच्छा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो या फिर आप उसके ऊपर नजर रख सकते हो कि कंपनी क्या कर रही है। हर एक स्टॉक आपके नजर में रहेगा और उसका एक लॉस भी हो सकता है दोस्तों कि अगर कोई 1-2 कंपनियां उसके अंदर कोई मैनेजमेंट डिफेक्ट निकला, आपके अगर 5 स्टॉक रखे आपने और उसके अंदर 2 इसमें कंपनी खराब निकली तो आपका पूरा पैसा उसके अंदर डूब जाएगा या फिर
एकदम से हो जाएगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा स्टॉक रखने से आपको सभी कंपनी के ऊपर नज़र रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके क्वार्टर रिजल्ट, उनके एनुअल रिजल्ट बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर नज़र रखना। और लॉस भी वैसे होता है कि अगर आपने किसी पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक रख दिए तो उसके ऊपर आपको 50 अलग अलग कंपनियों का डाटा मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप हाँ 50 स्टॉक के ऊपर मेरा नज़र रख सकता हूँ, तो बेशक आप इसमें इन्वेस्ट 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे नज़रिए से बोले तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको 20 से 25 स्टॉक रखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए दोस्तों। क्योंकि 20 से 30 स्टॉक को मेंटेन करना या फिर उसके ऊपर नज़र रखना कोई मुश्किल बात नहीं होती। उसके अंदर आप आराम से रख सकते हो। लेकिन अगर आप में किसी भी शेयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो 5% से ज़्यादा, अपने कैपिटल के 5% से ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। सभी स्टॉक्स को सेम वेटेज देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक स्टॉक में 1000 डाला, दूसरे स्टॉक में 10,000 डाला, एक स्टॉक में 1 लाख डाला। ऐसे कभी नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर 1 लाख जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किए और वो स्टॉक अगर आपका डाउन ट्रेंड में आ गया तो आपका पूरा लॉस उसमें चला जाएगा। ये बहुत ही रिस्की हो जाता है क्योंकि हमें वो चीज़ दिखती है जो हमें कंपनी दिखाती है, वो चीज़ आपको कभी नहीं दिखेगी जो कंपनी छुपाती है। हम कंपनी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कंपनी हमें बताने की कोशिश करती है, फिर हमें बताती है। तो किसी भी कंपनी के ऊपर इतना भरोसा कभी नहीं रखना है कि उसके अंदर अपना पूरा वेटेज उसके अंदर डाल दे। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। पोर्टफोलियो के अंदर 20 से 30 स्टॉक बहुत है, 5% ज्यादा किसी भी शेयर को वेटेज नहीं देना है। अगला हमारा पॉइंट आता है सेक्टर। दोस्तों पोर्टफोलियो बनाते समय सेक्टर का चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी सेक्टर में आप एक सेक्टर लीडर और एक स्मॉल कैप स्टॉक उसके अंदर उठा सकते हो। अगर आपने 30 स्टॉक भी रखे तो आपके 15 सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में मिल जाते हैं। वो एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप। और देखना है कि लार्ज कैप में आपका मार्केट लीडर ही होना चाहिए क्योंकि वही स्टॉक जो होते हैं आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को एक ग्रोथ प्रदान करती है दोस्तों। सेक्टर का चुनाव भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें गलती कर देते हैं कि जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके स्टॉक पूरे अंदर लेके रखते हैं। और कभी भी एक ही सेक्टर के पूरे स्टॉक नहीं रखना है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक रखना है। और एक सेक्टर के 2 से ज्यादा स्टॉक नहीं रखना है। अगर आपको बहुत ही अच्छा पसंद है तो 3 स्टॉक उसके अंदर आप रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा स्टॉक कभी नहीं रखना है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे करते हैं कि एक ही सेक्टर के, आईटी सेक्टर उनको पसंद है, आईटी सेक्टर के पूरे स्टॉक भर दिए, 5-10 स्टॉक आईटी सेक्टर के होते हैं। ऐसे कभी नहीं करना है। आईटी सेक्टर का आपको देखना है तो 2 स्टॉक बहुत हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करनी है तो 2 स्टॉक बहुत हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक या फिर ऐसे सेक्टर को चुनो जो अभी परफॉर्म कर रहा है। अभी इस मार्केट में अगर देखें तो आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपने पूरे आईटी सेक्टर उसमें डाल दिया तो आपका पोर्टफोलियो पूरा लॉस में जाएगा दोस्तों। भले ही वो शॉर्ट टर्म में जाए लेकिन आपको वो लॉस दिखने में दिक्कत आएगी और देखने में दिक्कत आएगी और इसी के चलते आप नर्वस हो जाएंगे और मार्केट से आउट हो जाओगे। तो ऐसे कभी नहीं करना है। हर एक सेक्टर के 2-2 3-3 स्टॉक रखना है और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखना है। एक ही सेक्टर के पूरे स्टॉक नहीं रखना है या फिर एक ही सेक्टर को ज्यादा वेटेज नहीं देना है। सेम वेटेज सभी स्टॉक को और सेम वेटेज सभी सेक्टर को देना है दोस्तों। अगला पॉइंट था दोस्तों एक ही ग्रुप का स्टॉक्स। अभी देखते हैं हमें मार्केट के अंदर बहुत सारे ग्रुप है, जैसे बजाज हो गया, अदानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे उनके शेयर्स होते हैं। मतलब देखे अगर अदानी के देखे तो अदानी ट्रांसमिशन आ गया, अदानी ग्रीन आ गया, अदानी पावर आ गया, अदानी बहुत सारे ऐसे अदानी के शेयर है। तो आपने कभी भी एक ही ग्रुप के अंदर पूरा इन्वेस्टिंग नहीं करना है। पिछली कुछ महीने पहले की बात है कि अदानी ग्रुप के अंदर बहुत सारा एक बैड न्यूज आई थी और आप दरअसल वो सही भी थी। उसमें ऐसे कुछ फंडिंग थे जो इसके अंदर इन्वेस्ट करे, वो बाद में टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके चलते वो सारे स्टॉक्स के अंदर लोअर सर्किट लग गए थे। अगर आप सोचो ये सभी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो गए तो आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल होता। भले ही अभी वो रनअप में है लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। एक ही सेक्टर के, सॉरी एक ही ग्रुप के ज्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ही आपको ग्रुप पसंद है तो 2 से 3, उससे ज्यादा आपने कभी किसी स्टॉक्स के अंदर, वो कितना भी अच्छा स्टॉक्स हो, लेकिन एक ही ग्रुप के सभी शेयर्स कभी नहीं लेना है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो उससे बेटर होते हैं लेकिन आप ढूंढते नहीं हो उसे, इसलिए आपको एक ग्रुप अच्छा लगा, उसके अंदर के पूरे अपने शेयर भर लिए अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा कभी नहीं करना है। सारे सेक्टर्स के, सारे ग्रुप के एक एक 2-2 स्टॉक ऐसे रखना है। 30 स्टॉक ज्यादा से ज्यादा हो जाता है आपके पोर्टफोलियो में। अगला पॉइंट है
और अगला पॉइंट है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप आईएमपी भी कर सकते हो। देखो, पहले तो हमने देखा कि स्टॉक पिकिंग कैसी होनी चाहिए। स्टॉक पिकिंग किसी न्यूज के आधार पर नहीं होनी चाहिए। फिर इन्वेस्टर की किसी बड़े इन्वेस्टर की कॉपी नहीं करनी चाहिए। आगे देखा हमने नंबर ऑफ स्टॉक देखा 20 से 30 से अंदर होना चाहिए। हर एक स्टॉक्स के अंदर 5% का वेटेज होना चाहिए। अगला पॉइंट देखा हमने सेक्टर का, उसके अंदर एक लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक होना चाहिए। सभी के अंदर एक जैसा वेटेज होना चाहिए। एक ही ग्रुप के सभी स्टॉक नहीं होने चाहिए, एक ही सेक्टर के सभी स्टॉक नहीं होने चाहिए। ऐसे हमने सभी नियम देखे। एक महत्वपूर्ण नियम आता है दोस्तों, और वो है पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं या फिर बेस्ट पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। दोस्तों, जिस पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप स्टॉक हो, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक भी हो, और जिसके अंदर पेनी स्टॉक्स भी हो, उसको बेस्ट पोर्टफोलियो कहते हैं। लेकिन उसका वेटेज कितना होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात हो जाती है दोस्तों। अब उसका वेटेज हर एक अपने इन्वेस्टर के रिस्क के हिसाब से रहता है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, मिड कैप और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देता है, और पेनी स्टॉक जो भविष्य में आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी बात होती है, फिर मल्टीबैगर वो रिटर्न देता है। कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी ये स्टॉक या पेनी स्टॉक्स रखते हैं। हर कोई इन्वेस्टर अपने अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, या लार्ज कैप कितने रखना चाहिए, ग्रोइंग स्टॉक कितने रखने चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों, किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर जिसको कम रिस्क लेना है, उसने 40% के आसपास का स्टॉक ये लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिले। और 50% के आसपास का स्टॉक आपके मिड कैप और स्मॉल कैप होने चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ दे। और 10% का पार्ट जो आपके पेनी स्टॉक्स के लिए आता है, जो आपके लिए 10 साल 5 साल इससे ज्यादा आपको वक्त में आपको रिटर्न अच्छे से रिटर्न मिल सकता है। मतलब ये स्टॉक पेनी स्टॉक जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लेकिन दोस्तों, जो 40% का पार्ट आता है, मतलब जो लार्ज कैप स्टॉक्स का पार्ट आता है, उसमें आपको ऐसे स्टॉक रखना है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने होते हैं। जैसे कि जो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, उसके बाद एशियन पेंट, पीडीलाइट, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, ऐसे जो स्टॉक होते हैं वो लार्ज कैप में और 40% के पार्ट में आते हैं। और जो 15% के पार्ट में आते हैं वो होते हैं दोस्तों, जो सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है उस स्टॉक्स के, उस सेक्टर के स्टॉक आपकी वो 50% के पार्ट होना चाहिए। या फिर जो स्टॉक जो अभी रनअप दे रहे हैं वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये स्टॉक्स के आपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। मतलब अगर ये सेक्टर, आईटी सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है तो उसके स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो। जैसे आईटी सेक्टर का रनअप खत्म हो गया है, उसको बेच दो, प्रॉफिट अपना निकाल लो। और जो परफॉर्म करेगा, एसटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर अपने इन्वेस्ट होना है, उसके अंदर का प्रॉफिट निकाल लेना है। तो ये जो 50% का पार्ट होता है उसके अंदर अपने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते रहना है। लेकिन जो 40% का पार्ट है, जो 10% का पार्ट है, उसके अंदर अपने प्रॉफिट बुकिंग कभी नहीं करना है। वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। उसको आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए रखना है, उसको आपको मल्टीबैगर के लिए ही रखना है। जो आपका 50% का पार्ट है उसको आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। जो सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है उस सेक्टर के स्टॉक आप इसके अंदर रख सकते हो। ये जो पैटर्न बताया मैंने 40, 50 और 10% का, ये मैंने अपने हिसाब से बताया है। आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझे जो ग्रोथिंग स्टॉक है उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको 70% भी कर सकते हो। पेनी स्टॉक को आप 20% भी कर सकते हो। आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 40% ये लार्ज कैप होनी चाहिए, 50% ये मिड कैप स्मॉल कैप होने चाहिए, और 10% ये पेनी स्टॉक्स होने चाहिए। लेकिन ये सभी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग और बिजनेस मॉडल उनका अच्छा होना चाहिए, तभी ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, उसके अंदर आपको सिर्फ 30 या 40 स्टॉक ऐसे ढूंढना है जो आपके पोर्टफोलियो के काबिल काबिल में हो या पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। तो बेस्ट स्टॉक, आपको जितने स्टॉक्स है उतने सिर्फ 40 बेस्ट स्टॉक ढूंढने हैं और आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं। बस इतना आसान काम है। तो 40-50-10 का आपने फॉर्मूला आपने याद रखना है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरा फॉर्मूला है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। और लास्ट का एक पॉइंट आता है दोस्तों, शेयर मार्केट को टाइम करने की गलती। हमेशा इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं बॉटम में बाय करूंगा और टॉप में सेल कर दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। इसमें से अगर कोई बोलता है कि हाँ, मैं हर बार टॉप पे बाय, सॉरी, बॉटम पे बाय करता हूँ और टॉप पे सेल करता हूँ, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि 99% आदमी कभी शेयर मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि शेयर मार्केट टॉप कौन सा होता है और बॉटम कौन सा होता है।
ये सब फेक होते हैं दोस्तों। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखोगे, बहुत सारे इसमें देखोगे कि मैंने यहाँ पर बाय किया, ये पूरे निचले लेवल पे बाय किया और ऊपरी लेवल पे सेल कर दिया। ये कभी नहीं होता दोस्तों। कभी शेयर मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। एक आधी लक बाय चांस आपको लग सकता है, लेकिन कभी भी आप हर बार उसको टाइम नहीं कर सकते। और इन्वेस्टर यही गलती करता है कि हर बार ये सोचता है कि मैं टॉप बॉटम में बाय करूंगा और टॉप में सेल कर दूंगा। ऐसे कभी नहीं होता है। शेयर मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर होते रहना है, एसआईपी करते रहना है। ऐसे ही आप इन्वेस्टिंग की जाती है। आप वन टाइम पैसा कभी नहीं लगाना है। किसी शेयर के अंदर आपको अगर इन्वेस्ट होना है तो उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। अगर कोई टाटा का शेयर है, उसके अंदर आपको 100 रुपये लगाना है, तो पहले आपने 20 रुपये लगाना है, फिर 30 रुपये लगाना है, फिर 30 रुपये लगाना है, और फिर चाहे तो आप 20 रुपये लगा सकते हो, नहीं तो होल्ड करके रख सकते हो। जब ये नीचे आएगा फिर उसके अंदर आप और इन्वेस्ट हो सकते हो। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग होती है। कभी एक टाइम वन टाइम अगर ठीक है 600 रुपये आ गए भाई, 600 रुपये में पूरे 100 रुपये लगा दो, कभी नहीं करना है दोस्तों। पहले 20 रुपये लगाना है, जैसे आपके मुझे 20 रुपये लगा, 10 रुपये लगा, 30 रुपये लगा, 50 रुपये लगा, लेकिन चंक्स में बाय करते रहना है दोस्तों। ऐसे इन्वेस्ट होती है। कभी भी बॉटम या टॉप के चलते कभी इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में 6-7 पॉइंट देखे जो हर एक इन्वेस्टर इसमें गलतियां करता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी थी। आपको समझ आ गई होगी ऐसे मैं आशा करता हूँ। ये 5-7 पॉइंट आपने शायद पहले सुने होंगे, कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। अगर जो पॉइंट आपने इस वीडियो में सुने हैं, जो पहले कभी नहीं सुने थे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे खुशियाँ होती है कि भाई कोई मुझे इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई तो किसी को तो अच्छी लग रही है वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।